Hello everyone, I am Priya and welcome back to Management Plus. In this video, I will discuss the full concept of planning, like its meaning, features, importance, limitations, process and types. Before starting the video, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। देखिए, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपका टाइम लेने वाली हूँ, लेकिन हाँ, ये चैप्टर कंप्लीट रूप से ख़त्म करवाने वाली हूँ, वो भी अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग क्या है। Planning can be defined as thinking in advance what is to be done, when is to be done, how is to be done and by whom it should be done. Means what? कि किसी फ्यूचर में होने वाले चीज के बारे में आप एडवांस में सोचते हो। What is to be done? क्या होने वाला है? When is to be done? कब होगा? How is to be done? कैसे होगा? By whom it should be done? किसके द्वारा होगा? मीन्स वॉट कि आप कोई भी काम करते हो तो क्या करते हो, प्लान बनाते हो ना। मूवी देखने जाते हो तो क्या करते हो भाई कि चलो आज मूवी देखते हैं, तो कौन सी मूवी देखते हैं, व्हाट इज टू बी डन। कब देखने चलेंगे, व्हेन इज टू बी डन, है ना। कौन किस तरीके से जाएंगे, कैब से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, कार से जाएंगे, हाउ इज टू बी डन, बाय हुम इट शुड बी डन। कौन आदमी टिकट लेगा, कौन आदमी हमें पिक करेगा, कौन इंटरवल पे पॉपकॉर्न खिलाएगा। तो ये सब कुछ क्या होता है, पहले से एडवांस में हम लोग सोच के बैठे रहते हैं। अब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप एडवांस में क्या सोच के रखते हो कि भाई व्हाट इज टू बी डन मीन्स हमें करना क्या, कितना अचीव करना है, हमें 90% मार्क्स स्कोर करने हैं। ये आपने टारगेट बना लिया, तो आपको पता है व्हाट इज टू बी डन मीन्स 90% स्कोर। व्हेन इज टू बी डन, जब आपका एग्जाम आएगा, आपका रिजल्ट आएगा तो आपको ये स्कोर लाना है। हाउ इज टू बी डन, अब कैसे करोगे आप, भाई बहुत सारी पढ़ाई करोगे, वैसे करोगे। बाई होम इट शुड बी डन, मैं करूंगा या करूंगी, है ना। तो हर एक काम को, चाहे चिल करना हो, पढ़ाई करनी हो, कुछ भी करना हो, आप प्लान बनाते हो, यानी कि एडवांस में सोचते हो फ्यूचर के रिगार्डिंग। दैट इज प्लानिंग। इन शॉर्ट कहा जाए तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। मीन्स व्हाट कि प्लानिंग एक गैप जो है ना उस पे ब्रिज का काम करता है, यानी कि उस गैप को कम करने का काम करता है। किस गैप को कम करने का काम करता है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। हम अभी जहां पे हैं और जहां पे पहुंचना चाहते हैं उसके बीच के गैप को खत्म करता है। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। सपोज कीजिए कि आपने टारगेट सेट किया कि मुझे 90% स्कोर करना है, तो आपका क्या जवाब है, वेयर वी वांट टू रीच का आंसर क्या है, 90%। और अभी आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको आ रहा है 60%। वेयर वी आर का आंसर है 60%, वेयर वी वांट टू रीच का आंसर है 90%। तो अब इसके बीच का जो 30% का गैप है, आपको लगता है आप 90% स्कोर कर सकते हो, आपने टारगेट रखा है, बट अभी आप देख रहे हो अपने आप को इवेल्युएट करके तो आपको 60% मार्क्स आ रहा है। अब इसके बीच के गैप को कौन हटाएगा, प्लानिंग के थ्रू। यानी कि अभी आप सोच रहे हो कि भाई 60% मार्क्स है तो हम कुछ प्लान करते हैं, इस हिसाब से पढ़ते हैं कि हम 90% बहुत इफेक्टिवली अचीव कर लें। ठीक है, तो ये जो गैप दूर करता है वो कौन करता है, प्लानिंग। यानी कि आप 60 to 90% पे पहुंच सकते हो अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी पढ़ाई को लेकर के। अब देखिए, हम देख रहे हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग में जो फर्स्ट फीचर है वो है आपका प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सबका एक सेट ऑफ गोल होता है जिसको कि वो अचीव करना चाहते हैं फ्यूचर में, और उसी के लिए पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। तो प्लानिंग क्या करता है कि वो जो उनका प्री डिटरमाइंड गोल होता है जिसको कि वो अचीव करना चाहते हैं, उनको इकोनॉमिकल और वाइवल कोर्स ऑफ एक्शन में अचीव करने में हेल्प करता है। मीन्स व्हाट कि इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन यानी कि पहला फंक्शन है। अगर आपने अगर मैनेजमेंट की वीडियोस देखी होंगी या मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा तो जितने भी 5 फंक्शंस मैनेजमेंट के होते हैं उसमें सबसे फर्स्ट फंक्शन जो होता है वो होता है प्लानिंग। यानी सबसे पहले क्या जरूरी है कि आप ये फ्रेमवर्क बनाओ कि आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है, कौन करेगा, कब तक पूरा करना है। पहले आप पूरे चीज को सोच के बैठ लो, पूरा ब्लूप्रिंट बना लो और उसके बाद ही आप अदर फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे जब तक प्लानिंग नहीं होगी
होगी तो फिर आप ऑर्गेनाइजिंग कैसे करोगे, स्टाफिंग कैसे करोगे, डायरेक्टिंग कैसे करोगे, कंट्रोलिंग कैसे करोगे। आपका सबसे बेस चीज क्या है, प्लान बनाना। तो इसलिए हम प्लानिंग को प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग इज परवेसिव। मीन्स व्हाट कि प्लानिंग सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे मौजूद है। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने बस प्लान बना लिया तो प्लानिंग उन्हीं तक सीमित है, नहीं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सारे को प्लानिंग का जरूरत होता है। जैसे टॉप लेवल ने क्या किया कि सारे ऑर्गेनाइजेशन के प्लान बना लिए, फिर मिडिल लेवल क्या करेगा कि उस प्लान को इनिशिएट करने के लिए वो डिपार्टमेंटल लेवल का प्लान बनाएगा। फिर लोअर लेवल क्या करेगा कि जो मिडिल लेवल ने उसको काम सौंपा है उसके रिगार्डिंग उस काम को कंप्लीट तरीके से करने के लिए डे टू डे वर्किंग का प्लान बनाएगा, ताकि मिडिल लेवल ने जो उनको काम दिया है वो सही तरीके से इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कर पाए। तो अब देखिए प्लानिंग क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मीन्स व्हाट कि कोई भी प्लान जो होता है ना वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे ही वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड हो जाता है तो फिर नया प्लान बनाया जाता है, और ये तब तक किया जाता है जब तक कि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाता, गोल अचीव नहीं हो जाता। देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है ना कि एक गोल को बना लेती है और उस गोल को बनाने के बाद उसको छोटे छोटे प्लान से अचीव करती है। अब सपोज करो कि एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो 2000 टन्स को बेच रही है मार्केट में। अब लेकिन उसका इस ईयर का प्लान है कि वो 20,000 टन बेचे कंपनी का माल मार्केट में। तो वो क्या करेगी भाई, उसका टारगेट मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, 20,000 टन्स को बेचना। तो वो पहले क्या करेगी, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड प्लान बनाएगी। मैन्युफैक्चरिंग का काम खत्म, अब वो प्लान खत्म हो गया, वो पूरा हो गया, तो वो फिर मार्केटिंग से रिलेटेड प्लान बनाएगी, फिर सेल से रिलेटेड बनाएगी, फिर प्रमोशन से रिलेटेड बनाएगी। तो एक काम खत्म, एक प्लान खत्म, दूसरा प्लान शुरू, दूसरा प्लान खत्म, तीसरा प्लान शुरू, और ये प्रोसेस चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक कि आपका गोल अचीव नहीं हो जाता। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। इट इज एसेंशियली लुकिंग अहेड एंड इट इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग एंड इज प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स व्हाट कि आप फ्यूचर के रिगार्डिंग फोरकास्टिंग कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो और फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हो, ताकि आप फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव कर पाओ। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप प्रेजेंट के बारे में नहीं सोच रहे, आप किसके बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। फ्यूचर के रिगार्डिंग फोरकास्टिंग कर रहे हो, उनके रिगार्डिंग एनालिसिस कर रहे हो, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हो, और उसके रिगार्डिंग आप डिसीजन अभी ले रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो हम किस तरीके से काम को इनिशिएट करेंगे ताकि हमारा जो गोल है वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव हो जाए। दैट मीन्स कि क्या, आप फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हो, यानी प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। Planning is essentially the process of choosing among various alternatives. So in order to make an effective choice, examination and evaluation of each alternative is necessary. देखिए प्लानिंग क्या है, कंप्लीटली डिसीजन मेकिंग है। देखिए प्लानिंग में आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं कि आप किस वे में जाएं। आप सपोज कीजिए कि आपका एग्जाम है और आपको 90% अचीव करना है, तो आपके पास अब 90% को अचीव करने के लिए आपने बहुत सारे प्लान बनाए। तो एक होते हैं जो सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, एक होते हैं जो कोचिंग जाते हैं, एक होते हैं जो हमारे जैसे वीडियोस को देख करके काम चला लेते हैं ना। तो आपके पास अल्टरनेटिव बहुत सारे होते हैं, उसमें से जो आपके अकॉर्डिंग आपके गोल से मैच करता हुआ जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, आपको वो इफेक्टिव चॉइस लेना होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि क्या, आप प्लानिंग में क्या कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको आप चूज कर रहे हो। कैसे चूज कर रहे हो, सारे अल्टरनेटिव को इवेलुएट करके। जैसे कि आप सेल्फ स्टडी के बारे में अच्छे से जाने कि सेल्फ स्टडी करेंगे तो क्या प्रोज एंड कॉन्स होगा, कोचिंग जाएंगे तो क्या प्रोज एंड कॉन्स होगा, है ना। उसके बाद वीडियोस देखेंगे तो क्या प्रोज एंड कॉन्स होगा। तो आप सारे अल्टरनेटिव को इवेलुएट कर रहे हो और फाइनली जो आपको सुटेबल लग रहा है अपने रिगार्डिंग उसको चुन रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, यानी प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है।
नेक्स्ट आपका आता है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज एज इट रिक्वायर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड हायर थिंकिंग स्किल विथ साउंड जजमेंट. ये क्या है? एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है. कैसे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है? आप सिर्फ काम को कर नहीं रहे हो, आप लॉजिकली और सिस्टमेटिक वे में आप फ्यूचर के रिगार्डिंग फॉरकास्ट कर रहे हो, एक गेस वर्क कर रहे हो, है ना. आप सोच रहे हो फ्यूचर के बारे में कि भाई ऐसे करेंगे तो ये काम हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे तो ये काम हो जाएगा. तो आप लॉजिक लगा रहे हो, चीजों को कोरिलेट कर रहे हो. तो आप क्या कर रहे हो? एक मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हो. सिर्फ आपको बताया गया चीज है उसको आप कर रहे हो, वैसा नहीं कर रहे. आप दिमाग लगा रहे हो, अभी बैठ करके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो. दैट इज अ मेंटल एक्सरसाइज. तो प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है. अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. अब डायरेक्शन कैसे देता है भाई? इंपॉर्टेंस मीन्स प्लानिंग के फायदे क्या हैं? तो सबसे पहला फायदा है कि मैनेजमेंट को डायरेक्शन देता है, क्योंकि पहले से आप एडवांस में सोचे हुए हो कि आपको काम को किस तरीके से करना है. तो आपको पहले से ही पता है, आपको पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट पता है ना, कि किस तरीके से काम करना है, किसके द्वारा करवाना है, कौन सा मेथड यूज करना है, कितने टाइम में खत्म करना है. तो ये सब कुछ आपको पहले से पता होगा. तो काम क्या हो जाएगा? बहुत इजी हो जाएगा. आपका रिसोर्स जो है वो कम वेस्ट होगा. तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है काम को करने का. इफ देयर वाज नो प्लानिंग, एम्प्लॉयज वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल इफिशिएंटली. अगर प्लानिंग नहीं होगा तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे? अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे. लेकिन प्लानिंग होगा तो सबको एक वे पता होगा कि भाई इसी चीज को अचीव करना है और इसी के पीछे हमको काम करना है. क्या करना है? हमें 90% अचीव करना है. तो अब 90% अचीव करने के लिए जो जो मशक्कत हमें करनी होगी वो हम करेंगे. एक वे मिल जाता है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है किसी काम को करने का. पहला फायदा तो ये हो गया. दूसरा क्या है? प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी का मतलब फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है भाई. तो प्लानिंग क्या करता है ना? प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच एनेबल अ मैनेजर टू लुक अहेड, anticipate changes, consider the impact of change and develop appropriate responses. प्लानिंग क्या हेल्प करता है ना मैनेजमेंट को कि वो आगे की ओर देख सके और सारे चेंजेस के रिगार्डिंग भी सोच सके कि फ्यूचर में भाई ऐसे ऐसे चेंजेस हो सकते हैं. वो स्वॉट एनालिसिस करे, अपना स्ट्रेंथ, अपना वीकनेस, अपना अपॉर्चुनिटी, अपना थ्रेट, इन सारे चीजों को एनालाइज करे, अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज करे और क्या करे? एक प्लान बनाए. क्योंकि एक अच्छा मैनेजर वही है जो फ्यूचर के बारे में सोच करके प्लान बनाए, सारे रिस्क को सोचते हुए प्लान बनाए. तो आपने ऑलरेडी सारे रिस्क को सोच करके एक प्लान बनाया है, जिससे कि क्या होगा? फ्यूचर में अगर किसी तरीके का रिस्क आया तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस रिस्क को फोरकास्ट किया था कि भाई इस तरीके का रिस्क भी आ सकता है हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के दौरान. तो जब वो रिस्क आएगा अगर, तो प्लानिंग उसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा. अब देखिए, प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज. Sorry, planning serves as the basis of coordinating the activities and efforts of different departments and individual, whereby useless and redundant activities are mentioned. अब देखिए, प्लानिंग क्या करता है ना, सारे डिपार्टमेंट को अपना अपना काम बता देता है. भाई तुम एचआर हो तो तुमको इस तरीके से रिक्रूट करना है, इस तरीके से उनको ट्रेनिंग देना है, उनको पता है कि भाई किन लोगों को लाना है. फिनांस को पता है कि किस तरीके से प्रोक्योर करना है, कितना फंड कहाँ इन्वेस्ट करना है. ठीक उसी तरीके से मार्केटिंग को पता है कि कौन से मार्केट को हमको सेगमेंट करना है, किनको टारगेट करना है और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बेचना है, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करना है. क्योंकि सारे डिपार्टमेंट को पता है कि फाइनली हमें अपना सेल बढ़ाना है. ठीक है, तो कंपनी का मेन टारगेट क्या है? सेल को बढ़ाना. तो अब उससे रिगार्डिंग जितने भी फंक्शंस होंगे सारे डिपार्टमेंट के वो परफॉर्म करेंगे. तो सबको अपना अपना काम पता होता है, जिससे कि ओवरलैपिंग नहीं होती है काम की. ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए ने जो काम कर दिया फिर मिस्टर बी भी उसी काम को करेगा. ऐसा ओवरलैपिंग नहीं होता. सबको अपना अपना काम पता होता है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है. और कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा तो जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं, जो भी ओवरलैपिंग है काम की, वो नहीं होगी.
नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज. Planning is the first function of management. Managers get the opportunity to develop new ideas and new ideas can take the shape of concrete plan. अब देखिए प्लानिंग क्या होता है, आपका फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का. तो मैनेजमेंट के पास पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी होता है कि वो नए आइडियाज को लाएं. और नए आइडियाज क्या करते हैं ना कि एक अच्छा फ्यूचर को प्लान करने में हेल्प करते हैं. तो प्लानिंग क्या है, इनोवेटिव चीज है. अब इनोवेटिव कैसे है, आप प्लान बना लोगे तो उसी के रिगार्डिंग ऑर्गेनाइज करोगे, उसी के रिगार्डिंग स्टाफिंग करोगे, तो आप बाद में जाकर के इतना इनोवेशन नहीं कर सकते जितना कि आप प्लानिंग में कर सकते हो. तो प्लानिंग क्या प्रमोट करता है, इनोवेशन को. नेक्स्ट है आपका प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. Under planning, targets are laid down. The managers has to evaluate each alternative and select the most viable option. प्लानिंग क्या फैसिलिटेट करता है, डिसीजन मेकिंग. मैंने पहले ही आपको बताया कि प्लानिंग में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल होते हैं. आप सभी ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करते हो और उसमें जो सबसे सुटेबल वन होता है उसको सेलेक्ट करते हो, उसी को सेलेक्ट करते हो जिससे आपका जो टारगेट है वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव हो सके. दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो. तो प्लानिंग का फायदा क्या है कि प्लानिंग फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग को. नंबर 6, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. Planning provides the standards against which actual performance can be measured and evaluated. Control is blind without planning. Thus, planning involves the basis for control. अब देखो प्लानिंग क्या है, आपको एक स्टैंडर्ड देता है कि भाई प्लानिंग में आपने पहले से प्लान कर लिया कब खत्म करना है, कौन करेगा और किस मेथड से करेगा, कितना टाइम इसमें चाहिए, 1 साल के अंदर इतना क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस कर लेना है, इस मेथड के थ्रू करना है, किस टेक्नोलॉजी को यूज करके करना, ये सब कुछ पहले से प्लान्ड है. तो आपने क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड बता दिया भाई 1 साल में कर लेना है. तो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस, अब आपके वर्कर काम कर रहे हैं तो आपको फील हो रहा है कि हमारा टारगेट 1 साल के अंदर कंप्लीट करने का है, लेकिन जिस स्पीड से काम हो रहा है वो 1 साल नहीं 1.5 साल लग जाएगा. तो आपने क्या किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस आंका और आपने देखा कि 1.5 साल लग जाएगा, लेकिन करना कब है, आपको 1 साल के अंदर करना है. तो आप क्या करोगे, उनका जो स्पीड है उस पर कंट्रोल लगा सकते हो. दैट मीन्स व्हाट कि प्लानिंग ने आपको पहले से स्टैंडर्ड बता दिया कि आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है. तो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या कर लोगे, मेजर कर लोगे और इवेलुएट कर लोगे और उस पर कंट्रोल कर लोगे. दैट मीन्स कि कंट्रोल जो है ना वो प्लानिंग के बिना चल ही नहीं सकता. आपके प्लान के अकॉर्डिंग, आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका एक्चुअल वर्क हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा तो उसको कंट्रोल करना, दैट इज कंट्रोलिंग. तो प्लानिंग जो होता है ना वो बेसिस होता है कंट्रोल का. ठीक है. द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, मैंने इसको 2 पार्ट्स में किया, इंटरनल लिमिटेशन एंड एक्सटर्नल लिमिटेशन. तो इंटरनल लिमिटेशन का फर्स्ट है दैट इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. रिजिडिटी कैसे है भाई, तो अब देखो मैनेजर्स जो होते हैं ना वो अगर फुल फ्लेज प्लान बना लिया, डिटेल्ड में प्लान कर लिया, यानी कि एक एक स्टेप जो है ना काम का वो पहले से ही तय है, तो कहीं ना कहीं वो प्लान क्या है, रिजिड है. दैट मीन्स व्हाट कि अगर कोई दूसरा मिडिल लेवल का, लोअर लेवल का कोई मैनेजर चाहे अपना इनिशिएटिव लगाना चाहे, अपनी क्रिएटिविटी लगानी चाहे तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकता अगर ऑर्गेनाइजेशन डिटेल प्लानिंग के थ्रू जा रहा है. तो कहीं ना कहीं प्लानिंग क्या होता है, रिजिड नेचर का होता है और ये लीड करता है रिजिडिटी को. नेक्स्ट है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट. मीन्स व्हाट कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, आप उसको पहले से प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हो लेकिन एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. तो इन्वायरमेंट क्योंकि डायनेमिक होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका प्लान फेल हो सकता है. हमेशा वो सही ही होगा और हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो प्लान किया है वो सही ही हो जाए. तो इसलिए प्लानिंग कभी कभी वर्क नहीं करता अगर डायनेमिक इन्वायरमेंट हो तो. नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. भाई प्लानिंग करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, चीज़ों को अच्छे से समझो, सारे डेटा को एनालाइज करो, क्लासिफाई करो. तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है प्लानिंग करने में और प्लान को फॉर्मुलेट करने में. तो काफ़ी कॉस्टली चीज़ है आपका प्लानिंग.
नेक्स्ट है आपका प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब देखिए, क्योंकि भाई फ्यूचर आपने बिल्कुल भी नहीं देखा, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने जो प्लान बनाया है वो गारंटी 100% आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे उस प्लान के थ्रू। अब बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हैं, बहुत से मैनेजर ऐसे भी हैं जो पिछले प्लान को फिर से चालू कर देते हैं, फिर से उसी प्लान के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू कर देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो पिछला प्लान आपका सक्सेसफुल हो गया तो इस बार भी, इस इन्वायरमेंट में भी, इस सिनेरियो में भी वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। तो प्लान में अगर आपने फुल फ्लेज प्लान बनाया है, बहुत अच्छे से प्लान बनाया है और अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो ही उसका सक्सेस का गारंटी है। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि हर प्लान हर बार सक्सेसफुल हो ही जाता है। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब देखिए, क्योंकि अगर आपने बहुत डिटेल में प्लान बना लिया है, टॉप मैनेजमेंट ने ही सिर्फ बैठ करके एकदम डिटेल का ब्लूप्रिंट बना लिया है कि कौन बंदा क्या करेगा, कब तक करेगा, किस मेथड से करेगा, कितने टाइम तक वर्क करेगा, एक एक चीज पहले से प्री डिटरमाइंड है एडवांस में ही, है ना, तो फिर कहीं ना कहीं बाकी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं उनकी क्रिएटिविटी पे प्रॉब्लम आ जाता है, उनकी क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। अब टॉप लेवल ने बोल दिया ऐसे ऐसे ये काम तुमको करना है, मिडिल लेवल को कोई मतलब चेंज करने का पावर नहीं है, तो वो उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के बनाए गए प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, ईच स्टेप को रखेगा। तो उनकी क्रिएटिविटी तो कुछ नहीं लगी, उन्होंने अपना कोई इनोवेशन नहीं डाला, जबकि हर आदमी कहीं ना कहीं अपने लेवल पे क्रिएटिव होता है, इनोवेटिव होता है, तो बाकी सारे लोगों की क्रिएटिविटी वहां पे रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, एक्सटर्नल लिमिटेशन। तो देखिए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है ना, वो आपके हाथ में या इंडस्ट्री के हाथ में नहीं है, वो गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग बनाती है, लोगों के अकॉर्डिंग बनाती है। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आ गया और आपने प्लानिंग बना रखा है, पहले से आपने प्लानिंग कर रखा है और उन सारे चीज़ों को आपने नज़रअंदाज करा है, तो आपकी प्लानिंग फेल हो सकती है ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, लाइक फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इस केस में आपके प्लान का सक्सेस होना अफेक्ट कर सकता है। चेंजेस इन स्ट्रैटेजीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो लीड टू फेलियर ऑफ प्लानिंग मेनी टाइम्स। अब सपोज करो आप अभी जो करंट में आपके कॉम्पिटिटर्स जिस स्ट्रैटेजी, जिस प्लान को फॉलो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने स्ट्रैटेजी, आपने प्लान बनाई है कि भाई हम इन पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेंगे, ये जैसा काम कर रहे हैं उससे अलग हम करके दिखाएंगे। तो अब सपोज करो आपने ऐसा प्लान बनाया और आपके कॉम्पिटिटर ने अपने प्लान को चेंज कर दिया, तो आपका प्लान क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग का लिमिटेशन है। अभी कोई नहीं जानता था कोरोना आने वाला है। कोविड-19 पीरियड में बहुत से लोगों ने प्लान बना करके रखा था पहले से, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इस तरीके से करेंगे, लेकिन क्या हुआ? सडनली कोविड-19 आ गया, ऐसा पैंडेमिक आ गया और सारा का सारा प्लान क्या रह गया? धरा का धरा रह गया। तो किसी तरह का नेचुरल कैलेमिटीज आ गया, कॉम्पिटिटर्स ने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, किसी तरह का मार्केट में टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, या फिर इकोनॉमी में या फिर सोशल कंडीशन में चेंज आ गया, इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई। तो ये सारे जो टर्म्स होते हैं ना, यानी आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है ना, होल एंड सोल, उसमें किसी भी तरीके का चेंज आएगा तो आपके प्लानिंग में चेंज आ ही जाएगा, प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो ये भी आपका एक्सटर्नल लिमिटेशन होता है प्लानिंग का। नेक्स्ट आपका है प्लानिंग का प्रोसेस। प्लानिंग किस किस प्रोसेस के थ्रू की जाती है? तो पहला प्रोसेस आपका है दैट इज सेटिंग objective. Objective means what? Objectives specify what the organization want to achieve. Objectives can be set for the entire organization and stated to each department within the organization very clearly to determine how all department contribute towards overall objective. अब देखिए, ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है, किस चीज को दिमाग में रख के वो ये पूरा का पूरा प्लानिंग कर रहा है। फाइनल टारगेट क्या है? जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? 90% स्कोर करना, तो वो आपके पढ़ाई करने का क्या है? ऑब्जेक्टिव है, आपका गोल है। आप पूरा का पूरा पढ़ाई क्यों कर रहे हो? 90% को अचीव करने के लिए। ठीक उसी तरीके से
कोई इंडस्ट्री है, उसको 20,000 टन्स बेचने हैं, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव है, और उसी 20,000 टन्स को बेचने के लिए वो पूरा का पूरा प्लानिंग कर रही है। तो जिस चीज को अचीव करने के लिए आप पूरा प्लानिंग करते हो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव होता है वो पूरा का पूरा एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट किया जाता है, और सारे डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HR, फिनांस, R&D, सारे डिपार्टमेंट्स को क्लियरली बताया जाता है। ठीक है, और सारे डिपार्टमेंट को कहा जाता है कि आप 100% कंट्रीब्यूशन दीजिए इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, देन दीज हैव टू percolate down to all employees at all levels so that they understand how their action contribute to achieving the objective। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव सेल्स एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अब सपोज कीजिए आपने ऑब्जेक्टिव रखा कि हमें अपने सेल को इंक्रीज करना है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कोई स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो पहले 2000 टन्स बेच रही है, अब चाहती है कि वो 20,000 टन सेल करे। तो अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज इन सेल। तो ये 20,000 टन उसको पाना है फ्यूचर में, दैट इज इट्स ऑब्जेक्टिव। बिजनेस को और एक्सपेंड करना है, वो उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो सबसे पहला क्या है कि आप ऑब्जेक्टिव को सेट कीजिए कि आपको पाना क्या है, आपको अचीव क्या करना है। नेक्स्ट है आपका डेवलपिंग प्रीमाइसेस। Plans are made on the basis of some assumption. These assumptions which provide the basis for planning are called premises. आप जो प्लान बनाते हो ना, कुछ assumptions को ध्यान में रखते हुए बनाते हो। ठीक है, और ये जो assumptions होते हैं वो प्लानिंग के बेसिस होते हैं, उसी बेस पे आप प्लानिंग करते हो। तो जिस बेस पे आप प्लानिंग करते हो उसको हम बोलते हैं premises, means assumptions. All managers involved in planning should be familiar with them because plans are expected to operate and reach their destination subject to these. They can be internal premises or external premises. Internal premises क्या क्या हो सकते हैं? Cost of product, capital, machinery, profitability. External premises क्या हो सकते हैं? Change in technology, population, growth, competitions. अब आप प्लानिंग करते हो ना, तो कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए करते हो, है ना। अब जैसे आप 90% अचीव करना चाहते हो तो आप कुछ चीजों को ध्यान में रखोगे कि भाई अभी से हम पढ़ने वाले हैं। सपोज आप अगस्त से पढ़ने वाले हो, मार्च में आपका एग्जाम है, तो आप बहुत से फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए करोगे। क्या ध्यान में रखोगे? भाई फेस्टिवल सीजन आएंगे तो यहाँ पे हमारा पढ़ाई हैम्पर करेगा। विंटर सीजन आएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, आलस सा भरेगा, तो उस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए करते हो। यानी बहुत से एजम्पशंस होते हैं जो आप ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करते हो कि भाई यहाँ पे 30 दिन तो हटा ही दो, 30 दिन हमारा किल हो ही जाएगा। बीच बीच में किसी रिलेटिव या फ्रेंड की शादी हो गई तो वहां भी जाना हो जाएगा, तो हमारा टाइम किल हो जाएगा। तो बहुत से एजम्पशंस होते हैं। ठीक उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ एजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करती है, जिसको हम बोलते हैं प्रीमाइसेस। ठीक है, तो प्रीमाइसेस दो तरीके के होते हैं। पहला होता है इंटरनल प्रीमाइसेस और दूसरा होता है एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। तो इंटरनल प्रीमाइसेस क्या होता है कि जैसे आप प्रोडक्ट के कॉस्ट को ध्यान में रखोगे, आपके पास कितना कैपिटल है, आपकी मशीनरीज, आप कितना प्रॉफिटेबिलिटी चाहते हो, इन सारे चीज को ध्यान में रखोगे इंटरनली। एक्सटर्नली क्या देखोगे कि टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंज आ सकता है, इस बीच में पॉपुलेशन में क्या चेंज आ सकता है, कितना ग्रोथ होगा पॉपुलेशन का, और कौन कौन से कॉम्पिटिटर मार्केट में आ सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्या चेंजेस आ सकता है। तो इन सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखोगे और ये सारे चीजों को आप डेवलप करोगे अपने माइंड में। दैट मीन्स कि डेवलपिंग प्रीमाइसेस, ये आपका सेकेंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप की बात करें तो दैट इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब आप क्या कर रहे हो? ऑब्जेक्टिव को सेट कर चुके हो, है ना। मैनेजर्स मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव एंड देयर कैन बी मेनी वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजर मस्ट नो ऑल ऑफ देम। अब आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, हमें अचीव करना है 90% मार्क्स। तो आप क्या करोगे? आप लिस्ट बना लोगे सारे ऑल्टरनेटिव का कि किन ऑल्टरनेटिव को यूज करके हम 90% मार्क्स अचीव कर सकते हैं, है ना। तो आपने सेल्फ स्टडी का लिस्ट में नाम डाला, आप खुद से सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, आप कोचिंग जाओगे, आप यूट्यूब वीडियोस देखोगे, बहुत सारे कोर्सेज लोगे, तो आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। आपने उस अल्टरनेटिव का लिस्ट बना लिया, है ना। अब जैसे देखिए ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से देखें
तो सेल कुड बी इंक्रीज थ्रू मेनी ऑफ थिंग्स। सेल्स को आप बहुत तरीके से इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कैसे कर सकते हो, आप एडवर्टीजमेंट का खर्चा बढ़ा सकते हो, बहुत सारे सेल्समैन को अपॉइंट कर सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो, और प्रोडक्ट लाइन में प्रोडक्ट जोड़ सकते हो। तो बहुत सारे तरीके से आप सेल्स बढ़ा सकते हो। ठीक उसी तरीके से आप बहुत सारे चीजों से 90% मार्क्स गेन कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 3rd नंबर पे ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद आप अल्टरनेटिव को चुनोगे कि क्या क्या मेरा अल्टरनेटिव हो सकता है। कोचिंग, सेल्फ स्टडी, सैंपल बुक, यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारे अल्टरनेटिव आपके पास है, उनका आप लिस्ट बना लो। 4th आपके पास क्या है कि अब हर अल्टरनेटिव को आप इवेलुएट करो कि कौन सा अल्टरनेटिव है जिसमें रिस्क ज्यादा है, किस में रिटर्न ज्यादा है, किस में रिस्क कम रिटर्न ज्यादा है ना। आप सारे चीजों को अच्छे से एनालाइज कर लो कि आपके पास जितने भी अल्टरनेटिव हैं उनका प्रोज एंड कॉन्स क्या है। आप अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो उसके फायदे क्या हैं, उसका नुकसान क्या है। आप कोचिंग जाते हो तो उसका फायदा और नुकसान क्या है। आप वीडियोस देखते हो तो उसका फायदा नुकसान क्या है। तो वो सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करिए, ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव को, ठीक है। the fifth one is selecting the best alternative। आपने अल्टरनेटिव का लिस्ट बना लिया, उसके बाद आप उसके रिगार्डिंग इवेल्युएशन कर रहे हो, सारे अल्टरनेटिव को अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, और फाइनली क्या करोगे, आपको लगता है कि भाई हम सेल्फ स्टडी करते हैं ना, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तो आप क्या कर रहे हो, उन सारे अल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट वन को चूज कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, है ना। रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, बेस्ट प्लान हैज टू बी अडॉप्टेड एंड इंप्लीमेंटेड। द आइडियल प्लान, मोस्ट विजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विथ लीस्ट नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। मींस व्हाट, कि आप कौन से अल्टरनेटिव को चूज करोगे जो सबसे आइडियल होगा, सबसे प्रॉफिटेबल कॉल होगा आपके लिए, और सबसे कम नेगेटिव आइटम्स, उसके लिमिटेशंस आपको दिख रहे होंगे उस टाइम में, ठीक है। तो आप उसको क्या करोगे, उसको चूज करोगे, डिसीजन लोगे सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव का, ठीक है। क्लियर है। सिक्स्थ क्या होगा, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। आपने अल्टरनेटिव, आपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड कर लिया, आपने अल्टरनेटिव चूज कर लिया, किस वे से आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे, किस प्लान को यूज करके आप ऑब्जेक्टिव को अचीव करोगे। बहुत से अल्टरनेटिव आपने देखे, उनको इवेलुएट किया, और फाइनली आपने अच्छे वाले को चुन लिया। अब आपका छठा पॉइंट आता है इंप्लीमेंटिंग द प्लान। कंसर्न विथ पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। मींस अब जो प्लान आपने बनाया था, जो सबसे बढ़िया वाला अल्टरनेटिव आपने चूज किया था आपके अकॉर्डिंग, उसको अब इंप्लीमेंट करने की बारी आई है। यानी बहुत सोच लिया, अब काम पे लग जाओ। आपको 90% लाना है, किस तरीके से लाना है, बहुत दिमाग लगा लिए, अब चलो अब पढ़ने बैठते हैं, ठीक है। फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्लान, मैनेजर स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज फॉर इट। पहला बात तो कि आपने देख लिया कि भाई इस तरीके से हम अपने काम को कर सकते हैं। आपने देखा कि हम सेल्फ स्टडी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अब आप क्या करोगे कि उस सेल्फ स्टडी को करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आप असेंबल करने की तैयारी कर लोगे। कहाँ से नोट्स आएंगे, कौन से बुक से पढ़ेंगे, वो सारा जितना भी रिसोर्स आप असेंबल कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, वो करना आप स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपको प्लान को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, देन मोर लेबर, मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। दिस स्टेप also involve organizing for more labor and purchase of machinery। अगर एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको अपने प्लान को और आपने प्लान बनाया कि आपको अपने प्रोडक्शन को और इंक्रीज करना है, तो आप क्या करोगे, और आप ज्यादा लेबर लाओगे, ज्यादा मशीनरी लाओगे, जितना भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा उतना लाओगे, और अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के काम में लग जाओगे। आपको 90% लाना है, आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है, तो आपको ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है, आपको ज्यादा स्टडी मटेरियल की जरूरत है, अच्छे अच्छे बुक्स की जरूरत है, अच्छे नोट्स की जरूरत है। तो आप सारे रिसोर्सेज को एक जगह असेंबल कर लोगे, ऑर्गेनाइज कर लोगे, ठीक है। 7th वन, follow up action. This involves monitoring the plans and ensuring that activities are performed according to the schedule. Wherever there are deviation from plan, immediate action has to be taken to bring implementation according to the plan or make changes in the plan. अब आप क्या करते हो, फॉलो अप बना लेते हो। फॉलो अप कैसे बना लेते हो भाई, कि आपने जो प्लान बनाया उसको मॉनिटर करना
कि आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो या नहीं, आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं, आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर किसी तरह का डेविएशन आया आपके प्लान से तो आप उस पर इमीडिएट एक्शन लोगे, है ना, और उसको सही वे में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे जैसा कि आपने प्लान बनाया था। आप सपोज करो आपको 90% लाना है और आपने प्लान बनाया अपने सेल्फ स्टडी का कि आप 5 बजे सुबह उठ जाओगे, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि आप 5 बजे की जगह 7-8 बजे उठ रहे हो। तो आपको दिख रहा है कि मेरे प्लान में तो भाई डेविएशन आ रहा है, ऐसे तो होगा ही नहीं। तो आप क्या करोगे, आप अपनी मम्मी को बोल दोगे कि भाई तुम फॉलो अप करते रहना, मैं 5 बजे उठ जाऊं, है ना। तो आप क्या करते हो, एक जैसे ही डेविएशन आया तो आप उस पर फॉलो अप करते हो और इमीडिएट एक्शन ले लेते हो, ताकि जो हमने प्लान किया वो इम्प्लीमेंटेशन उसी के अकॉर्डिंग हो जैसा हमने प्लान बना रखा था। ठीक है, क्लियर। देखिए टाइप्स ऑफ प्लान में सबसे पहले देखना है प्लान क्या है। तो प्लान इज अ स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। मीन्स व्हाट, कि एक स्पेसिफिक एक्शन है जिसके थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसपे क्या आउटलाइन किया जाता है कि किस तरीके से आप गोल्स को अचीव कर सकते हो। दैट हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट, दैट मीन्स व्हाट, कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आप सारे आउटलाइंस बनाते हो, सारे ब्लूप्रिंट्स बनाते हो कि किस तरीके से आप गोल को अचीव कर सकते हो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। दैट इज प्लान। अब ये जो प्लान होता है वो 2 तरीके का होता है, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडर्ड प्लान। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, इससे आप दोनों के डिफरेंस को समझ सकते हैं। कि जैसे अभी आप एग्जाम दे रहे हो तो आपका क्या गोल है कि 90% मार्क्स आ जाए, 90% मार्क्स आ जाए, वो आपने अचीव कर लिया, दैट्स इट। उसके बाद वो आपका ऑब्जेक्टिव क्या, कंप्लीट। तो ये जो शॉर्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो आप प्लान बनाते हो वो होता है सिंगल यूज प्लान। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड प्लान की, तो देखिए आप क्या करते हो, आप जब छोटे होते हो या फिर अभी आपका कुछ लाइफ का एम होगा कि आप सीए बनना चाहते हो, आप एमएनसी में मैनेजर बनना चाहते हो, आप मतलब कुछ भी, आप बैंकर बनना चाहते हो, बहुत से आपके पास ऑप्शंस होंगे जो आप बनना चाहते होगे, आपका कुछ ड्रीम होगा। तो सपोज करो कि आप एमएनसी के मैनेजर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, आपको एमबीए करने की जरूरत है, अच्छे जगह से अच्छा प्लेसमेंट लेने की जरूरत है ना। तो आप क्या कर रहे हो कि आप 10th दे रहे हो, अच्छे मार्क्स ला रहे हो, 12th दे रहे हो, अच्छे मार्क्स ला रहे हो, ग्रेजुएशन, पीजी की अच्छी पढ़ाई, वहाँ का प्लेसमेंट, इन सारे चीज़ों को करने के बाद आप क्या करोगे, एक एमएनसी के अच्छे मैनेजर बनोगे। ठीक है, तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे प्लान्स बना रहे हो, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हो। तो वो जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो आपके सिंगल यूज प्लान है, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप एक ऑब्जेक्टिव बना रहे हो। जैसे ही आपने सोचा कि मुझे 10th में 90% मार्क्स लाने हैं, 10th का 90% मार्क्स आ गया, अब आपका वो सिंगल यूज प्लान ओवर हो गया क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया। फिर 12th में आपने प्लान बनाया 90% का, वो आपने अचीव कर लिया, वो प्लान वहीं पे खत्म हो गया, वो रिपीट नहीं हो रहा है। फिर यूजी, फिर पीजी, लेकिन फाइनल मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, एमएनसी में मैनेजर बनना। दैट इज द स्टैंडर्ड प्लान। जिस प्लान को अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स, छोटे छोटे प्लान बनाते हो, सिंगल यूज प्लान बनाते हो, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड प्लान। क्लियर है। अब देखिए, अ सिंगल यूज प्लान इन अ बिजनेस रेफर्स टू प्लान डेवलप्ड फॉर अ वन टाइम प्रोजेक्ट और इवेंट दैट हैज वन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। यानी वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए आप जो एक स्पेसिफिक प्लान बनाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसको हम बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। इट अप्लाइज टू एक्टिविटीज दैट डू नॉट रीअकर और रिपीट। मीन्स कि ऐसे एक्टिविटीज के लिए ऐसे प्लान बनाए जाते हैं जो फिर से अकर नहीं होने वाले। आपने 10th दे दिया तो क्या फिर से आप 10th दोगे, नहीं दोगे ना। तो आपने 10th में 90% लाने के लिए जो प्लान बनाया, दैट इज सिंगल यूज प्लान। आपने 10th तक के लिए ही वो प्लान बनाया था, लाइफ टाइम के लिए प्लान नहीं बनाया था। आपका वो मेन ड्रीम नहीं है, मेन ड्रीम है एमएनसी में मैनेजर बनना, दैट इज स्टैंडर्ड प्लान। ठीक है। सच प्लान इज developed to meet the need of a unique situation. The length of a single use plan differ greatly depending on the project
Question: as a single event plan may only last one day while a single project may last 1 week or month. यानी 1 महीना, 1 दिन या 1 साल के लिए आप जो प्लान बना रहे हो दैट इज सिंगल यूज प्लान. अब ये जो सिंगल यूज प्लान होते हैं उनके कुछ टाइप्स होते हैं. फर्स्ट है आपका प्रोग्राम. तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज अ सिंगल यूज प्लान कंटेनिंग डिटेल स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट, आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, टास्क, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन. सिंगल यूज प्लान में एक है आपका प्रोजेक्ट की आप एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, डॉक्यूमेंट बना रहे हो, एक स्टेटमेंट बना रहे हो जिसमें कि आप बता रहे हो कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट आपको करना है, किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव है, किन पॉलिसीज को यूज करके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने वाले हो, कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हो, क्या रूल्स होंगे, क्या टास्क परफॉर्म करोगे, कितना फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड होंगे इस कोर्स ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंट करने में. ये सारा चीज जो एक डिटेल स्टेटमेंट आप बना रहे हो उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम. नेक्स्ट टाइप है आपका बजट. बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है. कैसा स्टेटमेंट है? न्यूमेरिकल टर्म में बनाया गया स्टेटमेंट है जो कि डेफिनिट पीरियड के लिए बनाया जाता है. और इसका यूज कहाँ देखते हो? आप फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए एक डेफिनिट पीरियड के लिए जो न्यूमेरिकल टर्म में एक स्टेटमेंट बनाते हो उसको हम क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका स्टैंडिंग प्लान. जैसा मैंने कहा मेन जो प्लान है आपका जो लॉन्ग टर्म वाला प्लान है उसको हम स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं. स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज दे फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन दैट अकर रिपीटेडली. मीन्स व्हाट कि आपको ये प्लान हमेशा ही रिपीट होता रहेगा. आपको फाइनली एमएनसी में मैनेजर बनना है जिसके लिए आप 10th दोगे, 12th दोगे. 10th के लिए एक छोटा सा सिंगल यूज प्लान बनाओगे, 12th के लिए सिंगल यूज प्लान बनाओगे, यूजी के लिए बनाओगे, पीजी के लिए बनाओगे और इस तरीके से बहुत सारे प्लान को बनाने के बाद आप फाइनल ऑब्जेक्टिव तक पहुंचोगे. ठीक है. दे आर यूजुअली मेड वंस एंड रिटेन देयर वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स वाइल अंडरगोइंग रिविजन्स एंड अपडेट. ये क्या होता है? एक बार बनाया जाता है. आपने एक बार सोचा कि आपको एमएनसी में मैनेजर बनना है, ठीक है, और इसको चेंज नहीं किया जाता. इसमें कुछ कुछ रिवीजन्स लाए जाते हैं, अपडेट लाए जाते हैं. क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए. बिजनेसमैन प्लान्स टू एस्टैब्लिश अ न्यू बिजनेस. एंटरप्रेन्योर ड्राफ्ट बिजनेस प्लान बिफोर ओपनिंग द डोर टू देयर बिजनेस एंड दे कैन यूज देयर प्लान टू गाइड देयर एफर्ट्स फॉर ईयर इनटू द फ्यूचर. अब देखिए अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर जो है वो नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो बिजनेस के दरवाजे में यानी इनकॉर्पोरेट होने से पहले से ही वो प्लान बनाया रहता है कि वो फ्यूचर में क्या देखता है. आप 10th देते हो उसी समय से सोच लेते हो कि आपको फाइनल बनना क्या है. तो आप वो जो आपका डिजायर्ड गोल है उसको आप पहले से चुन चुके हो, स्टैंडर्ड प्लान बना चुके हो. उस स्टैंडर्ड प्लान को अचीव करने के लिए आप बहुत से छोटे छोटे सिंगल प्लान को बनाते हो. अब देखिए स्टैंडर्ड प्लान का भी कुछ टाइप है. फर्स्ट है आपका, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका फाइनल रिजल्ट क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो और जो अचीव करना चाहते हो उसी के लिए पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है. दैट इज ऑब्जेक्टिव. They may be designed as the desired future position that the management would like to reach. Means what? कि फ्यूचर में पूरा का पूरा मैनेजमेंट किस चीज को अचीव करना चाहता है. मीन्स अगर सेल्स अभी 10% है और आप 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई मुझे 20% ROI चाहिए. तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लियर है और अचीवेबल है. यानी ऑब्जेक्टिव जो आप फ्यूचर में सोचते हो, जो अचीव करना चाहते हो वो है. और ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? क्लियर और अचीवेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप टारगेट रख लो कि मुझे 60% अचीव करना है लेकिन आपके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है कि आप 60% अचीव कर सकते हो. अचीवेबल होना चाहिए. नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी. Strategy refer to those plan which organization prepare to face various situations, threats and opportunities. When the manager of an organization prepare a new strategy for the business, it is called internal strategy. And when some strategies are prepared to respond to the strategies of the competitor, then such strategies are called एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज. अब स्ट्रैटेजीज क्या है? ऐसा प्लान जो ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करता है बहुत से सिचुएशंस को फेस करने के लिए. अगर कोई थ्रेट आ गया, कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई
तो उस केस में उनको हैंडल करने के लिए जो बनाया जाता है वो होता है आपका स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने चीजों को टैकल करने के लिए, अपने अंदर के चीजों को टैकल करने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनती है वो होती है इंटरनल स्ट्रैटेजी, और बाहरी चीजों को टैकल करने के लिए जो बनती है दैट इज एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी। जैसे कॉम्पिटिटर्स के रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी बनी है ना, तो वो हो गई आपकी एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका पॉलिसी। पॉलिसी रेफर्स टू द जनरल गाइडलाइंस विच ब्रिंग्स uniformity in decision making for achievement of organizational objective. They provide direction to the manager of an organization. They are flexible as they may be changed as per the requirement. जैसे कि selling goods on cash basis only. आप कुछ पॉलिसी बनाते हो किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हो, कुछ पॉलिसी बनाते हो कि भाई हमें तो ये अचीव करना है लेकिन कुछ चीजों को फॉलो करते हुए करना है। वो क्या चीजें होंगी? जैसे आपको सेल बढ़ाना है लेकिन आपको जो सेलिंग करनी है वो सिर्फ कैश पे ही करनी है, क्रेडिट पे नहीं करनी है। ये क्या हो गई? आपकी पॉलिसी हो गई कि आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस दिए गए कि आपको ऑब्जेक्टिव तो अचीव करना है लेकिन इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अचीव करना है, दैट इज पॉलिसी। नेक्स्ट है आपका प्रोसीजर्स। Procedures are those plans which determine the sequential steps to carry out some work activities. Means what? कि किन चीजों को फॉलो करते हुए आपको फाइनल पोजीशन तक पहुंचना है। तो वो प्लान्स जो डिटरमाइन करते हैं सीक्वेंशियल स्टेप, कि कौन कौन सा सीक्वेंस होगा, किस तरीके से किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है। ठीक है, प्रोसीजर्स आर गाइड टू एक्शन, यानी वो गाइड का काम करता है। जैसे कि आप सिलेक्शन प्रोसेस ले लीजिए, सिलेक्शन में क्या होता है? सिलेक्शन करना मेन ऑब्जेक्टिव है लेकिन सिलेक्शन करने के लिए आपको बहुत से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, दैट इज प्रोसीजर्स। नेक्स्ट है आपका रूल। Rules are specific statements that tell what is to be done and what not to be done in a specified situation. They help in indicating which points are to be kept in mind while performing task or work. अब देखो रूल क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है लेकिन आप रूल के हाथ में बंधे हुए हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आपको अपने ऑफिस प्रीमाइसेस में स्मोक नहीं करना, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में आपको मोबाइल फोन यूज नहीं करना। आपको पढ़ना है लेकिन वहां का रूल जो है उसको फॉलो करते हुए पढ़ना है ना। आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहां के रूल्स को फॉलो करते हुए ही आपको प्लान बनाना है, दैट इज रूल्स। मेथड। Methods are standardized way or manners in which a particular task has to be performed. There may be many ways method or completing a task, but that method or way must be selected by which work can be done early at the minimum possible cost. Methods are flexible. Means what? Method क्या है? ऐसा वे, ऐसा तरीका, ऐसा मैनर जिसके थ्रू आप बहुत से टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो बेस्ट मेथड कौन है? आपका बेस्ट मेथड वो है जिसमें आपका काम इफेक्टिवली और इफिशिएंटली हो जाए, यानी टाइम पे कंप्लीट भी हो जाए और लेस रिसोर्सेस को यूज करते हुए भी हो जाए। और मेथड कैसा होना चाहिए? रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल नेचर का होना चाहिए, एज पर द सिचुएशन वो चेंज हो सके। नेक्स्ट अब देखिए हम डिफरेंस देख लेते हैं सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान के बीच में। तो सबसे जो फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है, फर्स्ट है दैट इज मीनिंग। तो सिंगल यूज प्लान का मीनिंग क्या था? अ सिंगल यूज प्लान इन अ बिजनेस रेफर्स टू द प्लान डेवलप्ड फॉर अ वन टाइम प्रोजेक्ट और इवेंट दैट हैज सम ऑब्जेक्टिव, यानी कि वन टाइम प्लान है। किसी एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो वन टाइम प्लान बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? रेफर्स टू प्लान डेवलप फॉर यूजिंग ओवर एंड ओवर अगेन बिकॉज दे फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन दैट अकर रिपीटेडली। हम ऐसा प्लान बना रहे हैं जो अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है, अगेन एंड अगेन चेंज होता रहता है। ठीक है, दैट इज द बेसिस ऑफ मीनिंग। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव। Single use plan is developed to carry out a course of action that is not likely to be repeated in future time. Single use plan हम क्यों डेवलप करते हैं? ताकि फ्यूचर में इसको हम रिपीट नहीं करने वाले होते हैं, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव ही होता है सिंगल यूज प्लान को डेवलप करने का कि ये फ्यूचर में फिर रिपीट नहीं होने वाला। स्टैंडिंग प्लान हम क्यों डेवलप करते हैं? फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ
टाइम हम ऐसे एक्टिविटीज के लिए क्रिएट करते हैं जो कि पीरियड ऑफ टाइम पे रेगुलरली वो क्रिएट होता चला जाएगा, लंबे समय तक होने वाला चीज है। स्कोप क्या है सिंगल यूज प्लान का? सिंगल यूज प्लान जनरली एनकम्पासेस अ नैरो स्कोप टारगेटिंग ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और इवेंट। ये क्या है, इसका स्कोप काफी नैरो होता है इसका, और स्टैंडिंग प्लान का जो स्कोप होता है वो काफी वाइड होता है क्योंकि काफी लंबे समय तक के लिए, और जनरल इसका स्कोप होता है क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक ये चलता है ना और रिपीट होता चला जाता है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। सिंगल यूज प्लान जो होता है ना आर डिस्कार्डेड व्हेन द सिचुएशन प्रोजेक्ट और इवेंट इज अकर। ठीक है, जैसे ही इवेंट खत्म हुआ आपका जिसके लिए आपने ये प्लान बनाया था, आप उसी समय ये डिस्कार्ड हो गया, यानी इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती है। लेकिन स्टैंडिंग प्लान्स जो होते हैं ना उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसमें मॉडिफिकेशंस आते रहते हैं, अपग्रेडेशंस होते रहते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल लें सिंगल यूज प्लान का, तो आप देख सकते हो एनुअल बजट जो होता है, एक साल के लिए बजट बनाया जाता है, फिर दूसरे साल नया बनता है, तीसरे साल नया बनता है। अब स्टैंडिंग प्लान का लें तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। अब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस तो आपको करना है बहुत से प्रोग्राम के बेसिस पे, बहुत सारे प्रोसेस के बेसिस पे, सब कुछ आपको पहले से पता है। हर बार होता है, हर साल होता है, और ये चलता रहता है, रुकता नहीं है। एक साल के लिए कोई प्लान नहीं बनाया जाता, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सालों साल के लिए बनाए जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फीडबैक कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।